हेलो फ्रेंड्स। 16 जुलाई 2020 को नंदन नीलेकर्णी, जो कि इन्फोसिस लिमिटेड के को-फाउंडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पोस्ट कोविड एरा में इंडिया को डेवलप करना है और वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है और अपनी जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है उसे फिर से स्टेबलाइज करना है, तो उसे इंटरनल ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करना होगा। नंदन नीलेकर्णी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इन्होंने री इमेजिनिंग इंडिया और रिबूटेड इंडिया नामक 2 बुक लिखी हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरनल ग्लोबलाइजेशन इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है, इसके क्या प्रॉज हैं और इसके लेकर जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है और उसे आगे क्या काम करना चाहिए। तो आज हम इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुत सामान्य शब्दों में जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन उस सिचुएशन को या उस कंडीशन को शो करता है जब इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ दुनिया भर की बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हो जाती है और इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। अगर हम एग्जांपल्स में इसको देखें तो आज अगर यूएसए में एक राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और वहाँ पर राष्ट्रपति बदलेगा तो उससे केवल अमेरिका की ही पॉलिसीज़ नहीं प्रभावित होंगी बल्कि पूरी दुनिया की ही पॉलिसीज़ प्रभावित होंगी। तो इस तरह से ये एक ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन है जहाँ पर एक देश में बदलाव पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। अगर हम कोविड-19 के फैलाव को देखें तो ये चाइना से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण है। आइए अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन और इंटरनल ग्लोबलाइजेशन क्या है। 1991 से जब इंडिया ने अपनी मार्केट को ओपन किया तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में अपनी कंपनी लगाने का मौका मिला, अपनी फैक्ट्री लगाने का मौका मिला और इंडिया के साथ जो ट्रेड पहले नहीं हो पाता था वो एकदम ओपन ट्रेड हो गया। दोनों कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में बिल्कुल खुला व्यापार होने लगा। लेकिन अगर भारत के आंतरिक स्तर की बात की जाए या राज्यों के मध्य की बात की जाए तो उस समय राज्य के जो अन्य राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार होता था वह उतना खुला नहीं था। अर्थात भारत ने जो है 1991 में एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन तो शुरू किया, लेकिन अपने अंदर ही जो बहुत सारे राज्य थे उनमें आपस में व्यापार और अन्य आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया। तो इस वजह से इंडिया का इंटरनल ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाया और पिछले 30 सालों में लगातार इसी पे फोकस किया गया कि किस तरह से एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन हो और इंटरनल ग्लोबलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। बहुत सारे विकसित और विकासशील देश जो है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो उसकी जो रिसेंटली H1 वीज़ा पॉलिसी आई है उसमें माइग्रेंट्स स्टूडेंट्स पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अगर हम ब्रेग्जिट का एग्जांपल देखें तो वो भी एक तरह से डी ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है। तो धीरे धीरे जब दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है तो इंडिया को ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अपने ही देश के अंदर क्रिएट करनी होंगी। और कोविड-19 के बाद तो यह एकदम समय की मांग हो गई है कि आज हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को अपने देश में ही चलाना होगा और इसी से अपना विकास करना होगा। तो इसी को इंटरनल ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है। अतः इंटरनल ग्लोबलाइजेशन वह सिचुएशन है जब किसी राष्ट्र के अंदर सारे राज्यों को राज्य के में उपस्थित जिलों और गांवों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने की छूट हो, आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ओपन हो, कोई तरह की टैक्स की पाबंदियां ना हो या फिर एक जगह पर दूसरा टैक्स और दूसरी जगह पे दूसरा टैक्स हो। अगर हम रिसेंट सिचुएशन की बात करें ग्लोबलाइजेशन की तो इतना बुरा हाल है कि अगर हमें अमेरिका से कोई सर्विस लेनी है तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर कश्मीर के इंसान को कन्याकुमारी का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। तो आज की सिचुएशन की नीड है कि हम इंटरनल ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करें। और जैसा अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल टू लोकल की बात कही थी, लोकलाइजेशन की बात कही थी, तो ज़रूरत है कि इंटरनल ग्लोबलाइजेशन को मजबूत किया जाए और इसको और एक अच्छा आधार प्रोवाइड किया जाए, तभी लोकलाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है। अगर हम इंटरनल ग्लोबलाइजेशन और इंडिया की बात करें तो इंडिया को अपने आप में ही एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहाँ पर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और दुनिया के सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर रहते हैं।
डिमांड भी है और सप्लाई भी मेंटेन की जा सकती है। तो इस वजह से इंटरनल ग्लोबलाइजेशन और इंडिया का इकोनॉमिक एस्पेक्ट लेकर देखें तो इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट होगी। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वह होगा कि इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से रोड ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक राज्य दूसरे राज्य के गाँव को अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से लोकल जो पीपल होंगे उन्हें अपने प्रोडक्ट्स अर्बन सेंटर्स में बेचने का मौका मिलेगा, जिससे लोकल लेवल में नई जॉब्स उन्हें मिलेंगी। जो कोविड-19 की वजह से उनकी जॉब्स चली गई हैं और वो पहले जो है अपना जो है पैतृक काम छोड़ के शहर आने पे मजबूर होते थे। तो इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से उन्हें जो है अपना पैतृक काम करने का मौका मिलेगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे अर्बन लेवल पे बेचने का भी मौका मिलेगा। तो इस तरह से जो लोकल बिजनेस हैं वो फिर से उभरेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अभी भी ये कहा जाता है कि या जो मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति आती है गणेश चतुर्थी में, वो चाइना से मंगाई जाती है, जबकि इस तरह से किसी भी इम्पोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे जो इंडिया के स्कल्पचर्स वगैरह थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। तो इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से ये चीज़ ख़त्म होगी और लोकल लेवल पे जो बिजनेसमैन हैं, जो आर्टिशंस हैं, वर्कर हैं, उन्हें काफ़ी उनका जो काम नहीं चल पा रहा था उनके काम में काफ़ी प्रोग्रेस होगी, जिससे उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड क्रिएट होगी। इस तरह से इकॉनमी बूस्ट करेगी। अगर हम इंटरनल ग्लोबलाइजेशन को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ देखें तो जो लोकल पीपल्स थे, बहुत बार क्या होता था कि उन्हें फंड्स की कमी होती थी या फिर जो है उनकी ज़्यादा पहचान नहीं थी या उनकी जान पहचान नहीं थी। तो बहुत से सारे जो NGO ऐसे इनोवेशंस को हेल्प करते हैं तो उन्हें किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पाती थी। लेकिन इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से जब एक जगह दूसरी जगह से कनेक्ट होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो जो ट्राइबल्स एरिया थे, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो गांव के सुदूर क्षेत्रों के लोग हैं, उन्हें अपना इनोवेशन को पूरी दुनिया के सामने लाने का मौका मिलेगा। और इंडिया लेवल पे क्योंकि यहाँ पर अपने आप में ही सबसे ज़्यादा मार्केट है, तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो फार्मर्स को होगा, क्योंकि अभी जो है फार्मर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में काफ़ी गैप है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है जिसमें कि कंपनियां जो है डायरेक्ट फार्मर से संबंध करती हैं, स्थापित करती हैं, तो अभी क्या है उसमें काफ़ी गैप है क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो जब इंटरनल ग्लोबलाइजेशन होगी, लोगों की पहुंच बढ़ेगी, किसानों की और कंपनियों की भी जो है पहुंच बढ़ेगी, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जिससे जो किसान हैं उनको अच्छे वेजेस मिल पाएंगे और जो आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, उसे पूरा किया जा सकेगा। और इंटरनल ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वह होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी तक बहुत ही इनट्रांसपेरेंट वे में चलती थी, बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, तो वो करप्शन काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाएगा और इस तरह से काफ़ी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाएगी। इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से जो जेंडर एम्पावरमेंट भी होगा, क्योंकि जो रूरल एरिया में होता है, इंडिजीनियस पीपल होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो काम होता है वो महिलाएं करती हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे कमीशंस या घूसखोर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपना लाभ नहीं मिल पाता। तो इस वजह से जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं उन्हें काफ़ी उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और सोशल जस्टिस भी सिक्योर होगा। आइए अब देखते हैं कि इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से सोसाइटल लेवल पे क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है वो लैंग्वेजेस की देखी जाती है कि बहुत सारी इंडिया में वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, तो इसलिए इनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। लेकिन इंटरनल ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारी सूचनाओं को एक ही लैंग्वेज में नहीं बल्कि बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इस तरह से जो लैंग्वेज वाली समस्या थी और इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सामने आते थे वो ख़त्म होंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो डाटा एम्पावरमेंट होगा। आज बहुत सारी दुनिया की जो कंट्री हैं डाटा स्लेवरी को फेस कर रही हैं और कहा जाता है कि एक समय में डाटा कॉलोनियलिज्म हो सकता है कि डाटा के आधार पर एक देश दूसरे देश को कॉलोनी बनाएंगे, जैसे चाइना बहुत ज़्यादा कर रहा है ऐसा। लेकिन जब इंटरनल ग्लोबलाइजेशन होगा और हम इंटरनल वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देंगे तो उससे
हमारा जो डाटा है वो बाहरी देशों में नहीं जा पाएगा, वो देश में ही रहेगा। तो इस तरह से डाटा एम्पावरमेंट होगा। जो तीसरा फ़ायदा होगा सोसाइटी में वो यह कि लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। पहले जो है हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते थे बाहर के, लेकिन उससे हमारी प्राइवेसी का पूरी तरह से हनन होता था। लेकिन जब इंटरनल ग्लोबलाइजेशन होगा, हम एक ही राज्य की, एक ही राष्ट्र की चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो उससे जो है लोगों की प्राइवेसी मेंटेन होगी। और जो सबसे बड़ी दूसरी समस्या का समाधान होगा वो माइग्रेंट्स वर्कर्स है। माइग्रेंट्स वर्कर का क्या होता है कि वो ज़्यादातर नॉर्थ टू साउथ जो है माइग्रेट करते हैं, लेकिन साउथ में उन्हें बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई बार उन्हें रेशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब इंटरनल ग्लोबलाइजेशन होगा और सारे राज्य एक दूसरे की राज्य की नीड को समझेंगे, साउदर्न स्टेट भी ये समझेंगे कि जो उनके यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्राइव हो रही हैं वो माइग्रेंट्स वर्कर की वजह से ही हो रही हैं, नहीं तो उनके यहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ चलाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलेगा। और जो नॉर्दर्न स्टेट हैं वो भी साउदर्न स्टेट की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो इस तरह से माइग्रेंट्स वर्कर की भी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ख़त्म होगी। और जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आज बहुत सारे राज्यों में नदी को लेकर या ऐसी जो है चीज़ों को लेकर लड़ाई प्रायः देखी जाती है, तो ये जो फेडरलिज्म का इतना बुरा हाल है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन होगा और स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी होगी, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और दूसरे स्टेट्स के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। इससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी बढ़ेगी। अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे इसका बात करें तो आज हम दुनिया में देखते हैं कि देश में अगर किसी एक राष्ट्र में कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी दिखाई देती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुई थी और वहाँ पर जो ऊँटों को मारा गया था, तो उससे दुनिया भर में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के काम हुए थे। लेकिन अगर देश में बात करें तो प्रायः हम देश के एक हिस्से में ऐसी घटनाएं होती हैं और दूसरी हिस्से में या फिर पहुंच नहीं पाती या फिर वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन पाती। लेकिन जब इंटरनल ग्लोबलाइजेशन होगा तो एक स्टेट का मुद्दा दूसरे स्टेट का भी मुद्दा होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अच्छे से फिर अपना काम करने पर मजबूर हो जाएंगी और वो ये ध्यान रखेंगे कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ ना भड़काया जाए। इस तरह से जो है पॉलिटिकल लेवल पे भी डेमोक्रेसी का में एक अच्छा लेवल आएगा, एक अपर लेवल क्रिएट होगा। इस तरह से इंटरनल ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे सोसाइटल, डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल अच्छे इम्पैक्ट्स आएंगे। आइए अब देखते हैं कि इंटरनल ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट्स क्या क्या प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला प्रयास है वो है एक ही आधार, एक ही पहचान पत्र का। आज भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके पास एक ही पहचान पत्र है, अर्थात आधार कार्ड, जिसके माध्यम से वो कहीं भी जो है उससे संबंधित आधार कार्ड से जुड़ी सर्विसेज का देश के किसी भी हिस्से में उसका लाभ ले सकते हैं। तो यह इंटरनल ग्लोबलाइजेशन क्रिएट करने का एक पहला प्रयास था। दूसरा आज वन नेशन वन टैक्स है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसके माध्यम से जो पहले था कि एक राज्य में जो है दूसरा अप्रत्यक्ष कर लगता था और दूसरे राज्य में दूसरा अप्रत्यक्ष कर लगता था, तो वन नेशन वन टैक्स से ये समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। और अब जो है एक देश के, एक राज्य के जो व्यापारी हैं दूसरे राज्य में व्यापार करने में संकोच नहीं करते। जो तीसरा कदम उठाया गया है वो वन नेशन वन मार्केट को लेकर उठाया गया है। अभी रिसेंटली APMC एक्ट में संशोधन किया गया है, एक अध्यादेश लाया गया है जिसके अंतर्गत जो किसान थे वो एक ही ज़िले की APMC में मंडी में बाध्य नहीं होंगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो देश भर की किसी भी मंडियों में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो है वन नेशन वन मार्केट क्रिएट करने के लिए जो काम किया गया है ये भी इंटरनल ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करेगा। जो अगर हम अगला प्रयास देखें वह है वन नेशन वन टोल का। पहले अगर कोई इंसान कन्याकुमारी से दिल्ली सफ़र कर रहा है या कश्मीर सफ़र कर रहा है तो राज्य में के सड़क के में बहुत सारे टोल टैक्स मिलते थे, सैकड़ों टोल टैक्स मिलते थे। लेकिन अब फास्ट टैग आने से एक बार में आप अपना टोल टैक्स पे कर सकते हो। तो इस तरह से वन नेशन वन टोल से जो राज्य के बीच की दूरी थी या जो एक तरह से इनडायरेक्टली बैरियर क्रिएट करती थी वो ख़त्म हो गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई में बात करें तो पहले
जो है कई सारी ग्रिड्स होती थी, लेकिन अब वन नेशन वन ग्रिड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ग्रिड का निर्माण करने की बात कही जा रही है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक प्रयास को देखें तो उसने रिसेंटली लोकलाइजेशन इन ई गवर्नेंस प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंतर्गत जो सूचनाएं का प्रायः इंग्लिश भाषा में जो है सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, उसका बहुत सारे राज्यीय और क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो इस तरह से जो लैंग्वेज बैरियर था उसको भी ख़त्म करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड भी एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत PDF सिस्टम में आप कहीं भी जो है अपना राशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी जो है इंटरनल ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करने का एक तरीका है। और रिसेंटली एक प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की बात कही गई है, जिसमें कि 1 से 14 साल तक के बच्चों को अर्थात 8th क्लास तक के बच्चों को एक ही एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कराई जाए। तो इस तरह से इंटरनल ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो माइग्रेंट्स वर्कर होते थे और उनके बच्चों को पढ़ाई में बार बार बाधा पहुंचती थी, तो इससे काफ़ी हद तक इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। ये तो हम इंटरनल ग्लोबलाइजेशन के हमने कुछ फ़ायदे देखे और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को देखा। आइए अब देखते हैं कि भविष्य में इसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो 130 करोड़ जनसंख्या है सबके पास जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिमम नीड है जो डिजिटलाइजेशन की, वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास अवेलेबल हो। जो दूसरा सबसे बड़ा काम किया जाना चाहिए वो है डिजिटल लिटरेसी का। आजकल बहुत सारे डिजिटल जो है प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमारी पॉपुलेशन है वो उनमें लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो वो उस योजनाओं के बारे में उन्हें नहीं पता चल पाता। तो डिजिटल लिटरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि एजुकेशन करिकुलम में उसे शुरू से ही डाला जा सके। जो सबसे बड़ी तीसरी ज़रूरत है करने की वह ये कि सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में वो हर जगह से दुनिया की भारत का चाहे जितना भी सुदूर क्षेत्र हो, अरुणाचल प्रदेश का भी कोई इलाका हो, वहाँ से भी जो है गुजरात के अगर इंसान सर्विस चाहता है तो उसे सर्विस या प्रोडक्ट्स वो मिल सके। तो ऐसा सप्लाई चेन क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो अगला सुधार है वो यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्तर पर कार्य करने के लिए इंटरनल ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए राज्य सरकारों को प्रॉपर ऑटोनॉमी देना होगा और साथ ही कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना होगा, ताकि जो राज्य हैं वो सहयोगी भी बन सकें और आपस में कम्पीट भी कर सकें, जिससे कि एक अपर लेवल जो है हमेशा उनके सामने बना रहे और उस लक्ष्य को लेकर वो काम कर सकें। और जो अगला सरकार को सुधार करना चाहिए वह यह कि कस्टमर और मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के बीच में सिंगल विंडो सिस्टम का काम पहुंचाना चाहिए। ये सिंगल विंडो सिस्टम की सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो इनके बीच में बहुत सारे गैप हैं उसे ख़त्म किया जा सके और ये केवल कागजी कार्रवाई ना रहे बल्कि इसका ज़मीनी लेवल पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो। और जो सरकार को सबसे ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है वो वोटिंग सिस्टम में। आज क्या होता है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर रहते हैं जो अपनी जगह पर अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वोट डालने नहीं जा पाते। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसके अंतर्गत जो इंसान जहाँ है वहीं से अपना वोट डाल सके। तो इस तरह से इंटरनल ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करके लोकलाइजेशन को हम जो एम सरकार ने रखा है उसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर ग्लोबलाइजेशन के या एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन हम बोल सकते हैं, अगर इसके सबसे बुरे इफ़ेक्ट्स को देखें तो ये कि आज भारत एक्सटर्नल ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में जितना ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गया है उसकी वजह से अपनी आत्मा खोता जा रहा है। जो उसका इंटरनल वैल्यूज़ थे, कल्चर्स थे, उसको जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ज़रूरत है कि इंटरनल ग्लोबलाइजेशन को मेंटेन किया जाए और इसे इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सोसाइटल, पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट में भी देखा जाए और इंडिया को फिर से अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो इंडिया प्राप्त करने में सक्षम हो, और ऐसा केवल इंटरनल ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से ही किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।